जय हिंद दोस्तों। आज की इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आर्थिक घटनाक्रम इस पूरे टॉपिक को यहां पर कंप्लीट करेंगे। और अगर मैं बात करूं तो आर्थिक घटनाक्रम में भी एक स्पेशल टॉपिक है, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। इस टॉपिक को यहां पर कंप्लीट किया जाएगा। देखो, दो तीन बातें बहुत क्लियर है। अगर मैं पूरी मैगजीन की बात करूं तो पूरी मैगजीन में सबसे टफ टॉपिक में आपका नो डाउट आर्थिक घटनाक्रम शामिल होता है। कारण क्या है भाई कि इस पूरे टॉपिक में आपको ऐसे टर्म्स देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े से टेक्निकल टर्म्स होते हैं और थोड़े से नए टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमको पहले से परिचय नहीं रहता है। तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास यहां पर ये रहेगा कि इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग इस पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स यहां पर दिए गए हैं उनको बहुत ही डिटेल में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला टॉपिक यहां पर क्या कहता है। अच्छा, उससे पहले अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप पेज नंबर 114 ओपन कर सकते हो। 114 पर ये टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखो टॉपिक कह रहा है दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो है वो कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 की बात कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024। हिंदी में क्या है भाई, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2024। देखो, जब भी हम किसी रिपोर्ट या किसी इंडेक्स को देखेंगे तो उसके संदर्भ में हम लोग को कुछ पॉइंट याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या कि वो रिपोर्ट जारी कौन करता है। अब देखो भाई, यहां पर आप लोगों की रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूएन की एक संगठन है, उस संगठन का नाम है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। इस संगठन के द्वारा, यूएन देशा के द्वारा WESP वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की जाती है। तो पहला तो पॉइंट आप लोग यही याद करो जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। इसके बाद सेकंड तरह का प्रश्न यहां पर क्या बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि कोई भी रिपोर्ट या कोई भी इंडेक्स भारत के संदर्भ में क्या कहती है। उस इंडेक्स में, उस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में घटी है कि बढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस इसके साथ साथ पूरे विश्व के संदर्भ में अगर वो रिपोर्ट कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताती है तो वो पॉइंट आप लोगों को देखना पड़ेगा। कई बार यूपीआरओ में क्या करता है ना, देखो यूपीपीसीएस तो थोड़ा सा इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। ठीक है, स्टेटमेंट में प्रश्न बना करके पूछेगा, अच्छे प्रश्न रहेंगे। लेकिन यूपीआरओ यहां पर एक स्टेप और आगे चला जाता है और वो उसी रिपोर्ट और उसी इंडेक्स में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 तक पूछ देता है कई बार। तो हम लोग जितना याद कर सकेंगे उसको याद करेंगे। चूंकि ये हमारी पहली रीडिंग है इस मैगजीन की, इस टॉपिक की, तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की रीडिंग करते चलेंगे प्लस उन पॉइंट्स को यहाँ पर याद करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे आगे चल करके तब हमारी पूरी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, तो हमने यहां पर ये तो समझ लिया कि जो रिपोर्ट थी WESP की रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट को जारी किया यूएन देशा के द्वारा। ये रिपोर्ट कहती क्या है, तो ये रिपोर्ट पूरे विश्व के संदर्भ में कुछ बातें बताती है। बातें ये बताती है कि अगर हम बात करें 2022 से लेकर के 2025 तक की, ठीक है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में पूरे विश्व की जो जीडीपी है उस जीडीपी में किस प्रकार से ग्रोथ हुआ है उसका एक आंकड़ा यहां पर देती है। देखो, अभी आप इसी मैगजीन में बहुत सारी संस्थाओं के बहुत सारे जीडीपी के आकलन को देखने वाले हो। आप सोचोगे सर याद कैसे होंगे इतने सारे आकलन। मैं जितने आकलन, जितने रिपोर्ट्स, जितने डाटा मैं याद करा रहा हूं केवल उतने ही डाटा अभी के लिए याद करना उतना ही सफिशियंट रहेगा। ठीक है, देखो ये रिपोर्ट बताती है कि अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो 2022 में, मतलब प्री पैंडेमिक ड्यूरेशन अगर मैं कहूं तो सिंपल तौर पर कोविड से पहले या फिर कोविड के टाइम के ड्यूरेशन में जो हमारा जीडीपी का एनुअल ग्रोथ था वो था 3.1%। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो कितना था, 3.1%। इसके बाद 2023 का एक आंशिक अनुमान, एक एस्टिमेशन यहां पर दिया गया है। आंशिक अनुमान यह कहता है कि 2023 में जो जीडीपी का ग्रोथ हुआ पूरे विश्व का वो 2.7% था। मतलब पोस्ट पेंडेमिक हमारी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो डिक्लाइन हुई है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर ये याद कर सकते हो। ठीक है, तो 2.7 मतलब हमारी यहां पर ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गई है। 2024 में अनुमान यह है कि सेम ग्रोथ रेट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2025 में भी हम लोग सेम ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों से मेरा मतलब क्या है कि मैं विश्व की बात अभी यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात याद कर लेना। 2022 में 3.1% का अनुमान था। 2023, 2024, 2025 इन तीनों वर्ष में 2.7% का अनुमान यहां पर व्यक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप याद करो भारत के संदर्भ में ये रिपोर्ट क्या कहती है।
ये रिपोर्ट बताती है कि अगर हम भारत की बात करें तो 2022 में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो था 7.7%, 7.7% हमारा ग्रोथ रेट था। 2023 में थोड़ा सा ग्रोथ रेट में इंक्रीज होता है, हम 7.7 के बाद 7.9% पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद सीधे 1% का डिक्लाइन होता है 2024 में। यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2024 में जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.9% का रहेगा और 2025 में 6.6% का रहेगा। ठीक है, तो आपको इतनी ही बातें याद करनी है, केवल इतनी बातें याद करनी है आपको। सर इतनी बातें, मैंने इतनी बात आप बता दी, रिपोर्ट सारी आंकड़े याद कैसे होंगे? सबसे पहले याद करो कि ये जो रिपोर्ट थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी करती है यूएन देसा, यूएन की एक संगठन है। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। इसके बाद हमको याद करना है कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ये रिपोर्ट बताती है कि 2023 में जो हमारा आकलन है जीडीपी ग्रोथ का वो 7.9% है, 2024 में 6.9% है। एटलीस्ट इतना याद करके आप लोग आगे बढ़ो। ठीक है, एटलीस्ट इतना याद करके आप लोग आगे बढ़ो और आगे चल करके इन चीजों को हम लोग दोबारा से जब पढ़ेंगे तो याद होती चलेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अगला टॉपिक यहां पर आप लोगों से क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024। भाई ये केवल भारत के डेवलपमेंट की बात करता है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्ट जारी करने वाला जो संगठन है उसका नाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट का नाम है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट और रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, रिपोर्ट की थीम क्या, ध्यान दीजिएगा, थीम क्या कहती है? इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, मतलब भारत के व्यापार के अवसर के संदर्भ में, तो बदलते वैश्विक संदर्भ में, इन चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में जो इंडिया के ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं, इसकी बात इस रिपोर्ट के अंतर्गत की गई है। ये रिपोर्ट बताती है, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, कि 2022-23 के जो 7% का ग्रोथ रेट था उससे बढ़कर के 2023-24 में जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी वो 8.2% होने का अनुमान यहां पर व्यक्त किया गया है। ध्यान देना, आपने इससे पहले जो रिपोर्ट देखी थी उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि 2023 में भारत का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 7.9% रहेगा या फिर रहा है, और 2024 में 6.9% रहने वाला है। लेकिन वहीं पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हम 2023-24 में जो ग्रोथ रेट हमारी रहेगी वो 8.2% की रहने वाली है। कंफ्यूज मत हो, अभी एटलीस्ट एक बार चीजों की रीडिंग करो, याद होना प्रारंभ हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो 8.2% क्या है, वर्ल्ड बैंक की इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। इस रिपोर्ट का थीम क्या था, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो बदलते वैश्विक संदर्भ में, इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटी, भारत के व्यापार अवसर, इसकी बात इस रिपोर्ट के अंतर्गत की गई। अब देखो, मानो अगर यहां से मैं प्रश्न बनाऊं, एग्जामिनर अगर यहां से प्रश्न बनाए तो प्रश्न क्या बनाएगा? एक स्टेटमेंट देगा कि वर्ल्ड बैंक की इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन, इस रिपोर्ट की थीम है इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर। आपने पढ़ा हुआ है कि हाँ भाई ये बात सही है, तो आप इसको टिक कर दोगे। सेकंड स्टेटमेंट देगा कि भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान किया गया 2023-24 में वो 8.2% का अनुमान किया गया है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट के प्रश्न बहुत ही इजीली यहां से बन सकते हैं। कई बार सिंगल लाइनर प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या कि इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी किया। ठीक है, बातें क्लियर है? अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेंस में इसका प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे, देखो रिपोर्ट का नाम है बी रेडी। ठीक है, बी रेडी, भाई तैयार रहो, किस चीज के लिए? बिजनेस के लिए। तो इस रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस रेडी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो जारी करता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दो तो कह रहा है कि दुनिया भर में जो कारोबारी माहौल है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट पर वर्ल्ड बैंक समूह की पहली फ्लैगशिप रिपोर्ट है। पहली फ्लैगशिप रिपोर्ट है। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हम लोग एक रिपोर्ट जारी करते थे, मतलब वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता था, उसका नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, याद है आप लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट? उस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया। तो उसी रिपोर्ट के स्थान पर हमने एक नया रिपोर्ट बनाया है, उसका नाम है बी रेडी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या कहा गया है? यह बात कहा गया है कि अब हम 2024 से लेकर के 2026 तक 3 पायलट रिपोर्ट यहां पर जारी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस रेडी रिपोर्ट के अंतर्गत
हम लोग 3 बी रेडी रिपोर्ट जारी करने वाले हैं, 3 पायलट रिपोर्ट जारी करने वाले हैं, जो कि 2024 से 2026 तक के लिए रहेगा। रिपोर्ट जारी कौन कर रहा है? तो ये जारी कर रहा है बाई वर्ल्ड बैंक। इससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आता था, जिसको बंद कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे कहा गया कि बहुत बायस रिपोर्ट है, तो उसके स्थान पर अब ये बिजनेस रेडी रिपोर्ट, ठीक है, बी रेडी रिपोर्ट जारी किया गया है, जो कि 2024 से 2026 तक के लिए 3 रिपोर्ट पर काम करेगा। पहला रिपोर्ट 2024 में आने वाला है, तो ये बात आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान देना। इस रिपोर्ट में जो जो टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं उनकी टोटल संख्या 10 विषय है, मतलब 10 विषयों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाएगा। तो एक पॉइंट आप लोग ये भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? इस रिपोर्ट का उद्देश्य है कि कोई भी कंपनी जो किसी व्यवसाय को खोलने, ओपन करने, उसको संचालित करने मतलब ऑपरेशनल करने के लिए, उसका एक्सपेंड करने, विस्तार करने, बंद करने या फिर पुनर्गठित करने के लिए फर्म के जीवन चक्र, जो कंपनी है उसकी पूरी लाइफ साइकिल में और मार्केट में उसकी भागीदारी के बाद, ठीक है, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसके आधार पर किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी अर्थव्यवस्था को हम लोग बी रेडी रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल करेंगे, रैंकिंग वहां पर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा? बी रेडी रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक, पहली बार 2024 में जारी किया जाएगा। 3 फ्लैगशिप रिपोर्ट आने वाली है 2024, 2025, 2026, टोटल 10 विषयों पर ये पूरा रिपोर्ट आपका केंद्रित रहेगा, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है, क्लियर है? तो आपने 3 रिपोर्ट यहां पर आपने अभी तक देख लिया। अब अगला पॉइंट देखो भाई, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका एक नया सदस्य यहां पर बना है, 9वां सदस्य बना है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या भाई? आपको पता होगा ब्रिक्स ने, ठीक है, ब्रिक्स ने 2015 में, ठीक है, 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया था, ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? तो भाई ब्रिक्स के सारे कंट्री जो थे, ठीक है, उससे में BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांचों कंट्री जो थे, सॉरी, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य थे। अभी अगर आप ध्यान दो तो NDB, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यों के तौर पर कुछ सदस्यों की संख्या यहाँ पर और बढ़ाई गई है। सबसे लेटेस्ट जो कंट्री यहाँ पर शामिल हुआ है उसका नाम है अल्जीरिया। क्या नाम है भाई? अल्जीरिया। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है? तो अल्जीरिया है। अल्जीरिया 9वां सदस्य यहाँ पर बना है, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट और ध्यान दो अगर आप, इससे पहले मिस्र भी इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। मिस्र से पहले आप देखो तो UAE यहाँ पर शामिल हुआ था, बांग्लादेश यहाँ पर शामिल हुआ था, ठीक है। तो इतने कंट्रीज का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, देखो ब्रिक्स ये तो फाउंडिंग मेंबर है, तो ये 5 सदस्य तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इन 5 के अलावा 4 कंट्रीज का नाम आप लोगों को और ध्यान में रखना है। एक का नाम ध्यान रखना है बांग्लादेश, दूसरे का UAE, फिर आप लोगों का इजिप्ट या फिर मैं कहूँ तो मिस्र, और मिस्र के बाद आप सबसे लेटेस्ट देखो तो अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया। तो ये जो आपकी कंट्रीज हैं, ठीक है, ये टोटल 4 नए कंट्रीज इसमें यहाँ पर शामिल हुए, ठीक है। तो अभी NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत 9 देश यहाँ पर है। लेकिन आपने यहाँ पर एक टॉपिक और देखा होगा रिसेंट में ही करंट अफेयर्स के अंतर्गत, कि भाई जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का भी अपने में विस्तार किया गया है। पहले ब्रिक्स में 5 सदस्य थे, अब इसमें प्लस 5 सदस्य यहाँ पर और ऐड कर दिए गए हैं। कौन वो 5 सदस्य हैं भाई? आपको याद होगा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। तो ये 5 देशों का नाम आप लोग यहाँ पर भी ध्यान रखना, प्लस ये 4 देश जो कि NDB में शामिल किए गए हैं, इनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत बांग्लादेश को शामिल किया गया है, जो कि आपका ब्रिक्स में शामिल नहीं है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। अब देखो भाई, यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को चाहूं तो और दे सकता हूं। प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। मैं बता दे रहा हूं कि ये संघाई में। अब आप ये बताओ कि संघाई किस देश में लोकेटेड है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्लियर है भाई? तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने ब्रिक्स प्लस 5 और NDB इन दोनों के बारे में टॉपिक बहुत क्लियर कर दिया, बहुत स्पष्ट कर दिया, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। अगला टॉपिक देखो, एक सम्मेलन है जो कि भारत के अंतर्गत हुआ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, ठीक है। सम्मेलन का नाम क्या है भाई? कह रहा है कि बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, ठीक है, बिम्स्टेक बिजनेस समिट की बात कर रहा है। ध्यान ये रखना कि ये पहली बार आयोजित किया गया, ठीक है, ये क्या किया गया है? फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया, ठीक है। तो बिम्स्टेक बिजनेस समिट
प्रश्न क्या पूछेगा कि पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन कहां पर किया गया। तो ध्यान देना भाई, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके द्वारा किया गया, तो विदेश मंत्रालय और इसके साथ साथ एक संगठन है, इसका नाम है भारतीय उद्योग संघ या फिर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII। तो CII और विदेश मंत्रालय, इन दोनों संस्थानों ने मिलकर के नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया। याद रहेगा ना इतना पॉइंट, क्लियर पॉइंट है भाई, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया, ये सबसे अच्छा प्रश्न है। देखो कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है कि ये सम्मेलन या फिर ये प्रोग्राम, इसका उद्घाटन किसने किया। हमारा दिमाग में जनरली रहता है कि या तो हम प्रधानमंत्री को टिक करेंगे या फिर राष्ट्रपति को टिक करके आएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यूपीआरओ के प्रश्न में भी एक प्रश्न पूछा था, पिछले जो पेपर कैंसिल हुआ था, कि एक कोई सहायता थी जो भारत द्वारा दी जा रही थी, उस सहायता का उद्घाटन किसने किया था, ठीक है। ध्यान रखना यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पूरे सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। बड़े हीरो पर्सनालिटी हैं भाई, अभी पाकिस्तान गए थे एससीओ के समिट में, आपने देखा होगा जलवाइन का, ठीक है। तो एस जयशंकर के द्वारा बिम्स्टेक बिजनेस समिट, जो कि पहला समिट है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII, इन दोनों के द्वारा मिलकर के नई दिल्ली में किया गया था। तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बिम्स्टेक के संदर्भ में कुछ बेसिक पॉइंट आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो एक बार। क्या कह रहा है कि बिम्स्टेक में देखो कौन कौन से देश शामिल है, पहले तो ये याद कर लो, ठीक है। मैं बहुत अच्छे तरीके से याद कराऊंगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बिम्स्टेक में बी क्या है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। इतना तो क्लियर हो गया, ये सारे इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा जो ई और सी बच रहा है ना, आप समझो कि ई और सी से इनके सदस्य देशों का नाम नहीं है, लेकिन दो देश यहाँ पर आप लोगों को और जोड़ने, कौन से भाई, भूटान और नेपाल। तो बिम्स्टेक में टोटल इतने कंट्री शामिल है। 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से, ठीक है, आप चाहो तो कहीं पर नोट कर सकते हो, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से हमने बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में किया था। जब स्थापना किया था उस समय बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इतने सदस्य थे उस साल, ठीक है। उसके बाद भूटान और नेपाल, दो नए सदस्य यहां पर जोड़े गए थे, ठीक है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स थे, टॉपिक अच्छा था, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखो, ठीक है। कह रहा है भाई कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट की बात कर रहा है। अब देखो भाई, सबसे पहले यहां पर क्या देखेंगे कि इस रिपोर्ट की थीम क्या है, ठीक है। सॉरी, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, पहले तो ये याद करो ना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये याद करना सबसे प्रायोरिटी वाला टास्क है। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, इस रिपोर्ट को जारी करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, ठीक है। तो ADB के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। ये रिपोर्ट की जो थीम है, या फिर मैं कहूँ तो इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है, वो शीर्षक क्या है, स्टेडी ग्रोथ, ठीक है, स्लोइंग इन्फ्लेशन, ठीक है। स्टेडी ग्रोथ मतलब क्या है कि जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत कांस्टेंट है, स्थिर ग्रोथ है। स्लोइंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या हो रहा है, इसको धीरा कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आप लोगों का शीर्षक इस रिपोर्ट के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये रिपोर्ट कहती क्या है, कुछ बातें समझते हैं इस रिपोर्ट के अंतर्गत भी। ये रिपोर्ट कुछ कुछ बातें बताती है। इस रिपोर्ट में हम लोग को जो बातें इंपॉर्टेंट तौर पर समझनी है, बस वो ये देखना है कि जो भारत है, ठीक है, जो भारत है, भारत में अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो कुछ कुछ इसने बताया हुआ है कि 2023 में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर था, ठीक है, जो GDP का हमारा ग्रोथ रेट था, वो कितना था, 8.2% था, ठीक है, 8.2% था, ठीक है। 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में क्या बताता है ये कि 7% हमारा ग्रोथ रेट रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। सिमिलर तौर पर 2025 में अगर आप देखो तो 7.2% ग्रोथ रेट यहाँ पर रहने का अनुमान लगाया गया है। ये रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है, ADB के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत का जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है 2023 में 8.2%, 2024 में 7%, 2025 में 7.2%, ठीक है। केवल यही आंकड़ा याद करो, इसके अलावा कोई आंकड़ा याद करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पर एजम्पशन कुछ एक इस चार्ट को पढ़ करके समझ सकते हो। क्या समझना है भाई, देखो पहली बात तो आप यहाँ पर ये समझो कि अगर हम देखें 2023 में भी, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो हमारा था वो भारत का ही था, ठीक है। 2024 में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है
वो भारत का यहाँ पर दिया गया, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट 2025 में भी अगर आप देखोगे तो भारत का यहाँ पर दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग को यहाँ पर याद करनी है और समझनी है, ठीक है। तो देखो, कभी भी केवल रिपोर्ट में आंकड़े याद नहीं किए जाते, आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो भाई, ठीक है, यहां पर हमको ये सब पॉइंट्स नहीं याद करने, तो इस पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक क्या कह रहा है भाई? अगला टॉपिक कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेटेड रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, देखो बहुत सारे इकोनॉमिक आउटलुक आपके सामने आ चुका है, मुझे पता है। समझने का प्रयास करो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना है। यहां पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देखो, जब वर्ल्ड आएगा तो वर्ल्ड बैंक मत ले जाना, आप चले आना आईएमएफ के ऊपर। कहां पर आ जाना? आईएमएफ के ऊपर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऊपर। इस रिपोर्ट को जारी करने का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि हम पूरे विश्व में क्या इकोनॉमिक स्टेटस चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आईएमएफ की जो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की जो थीम है, थीम क्या कहती है कि द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ स्टिकी स्पॉट। क्या है भाई? ग्लोबल इकोनॉमी एक स्टिकी स्पॉट पर है, मतलब बहुत ही स्थिर तौर पर आ चुकी है, ठीक है। इस रिपोर्ट में अगर आप कुछ आंकड़े यहाँ पर भी देखोगे तो जो आप लोगों को आंकड़े यहाँ पर समझने हैं, बस वो भारत के संदर्भ में एक बार देख लो। आंकड़ा वही कह रहा है फिर से, क्या कि 2022 में 7.0% की बात कर रहा है, 2023 में 8.2% की बात कर रहा है, 2024 और 2025 में 7 और 6.5% की बात कर रहा है। ये रिपोर्ट दी गई है आईएमएफ के द्वारा। याद मत करना, बट एक बार समझते चलो पहले, ठीक है। मैं अभी इस टॉपिक के बाद क्या करूंगा, सारे जितने भी रिपोर्ट्स अभी तक हमने देखा है उसको एक बार समराइज आप लोगों को करूंगा, तो परेशान मत होना, ठीक है। अब देखो भाई, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग को समझना है वो समझना है जो रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को समझिएगा और मेंस के आंसर राइटिंग में इसका प्रयोग हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखो, रिपोर्ट कहती है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की बात, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की बात करती है, 2024 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट जारी कौन करता है? सिंपल सी बात है, रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन का एक संगठन, उसका नाम है यूएन देसा। आपने इसके पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट थी वहां पर? वहां पर रिपोर्ट थी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। याद है आप लोगों को? पहली रिपोर्ट यही हमने पढ़ी थी। ये रिपोर्ट भी यूएन देसा के द्वारा थी, और जो अभी हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस, ये भी यूएन देसा के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी कब किया गया, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे तो 11 जुलाई पर कई बार प्रश्न बनकर के आया हुआ है, क्योंकि 11 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का कारण यह है कि 1987 में, ध्यान दीजिएगा, 1987 में जो विश्व की पूरी जनसंख्या है वो 500 करोड़ या फिर मैं कहूं तो 5 बिलियन, ठीक है, जनसंख्या जो है वो यहाँ पर क्रॉस कर गया था, ठीक है। तो इसी डे को मार्क करने के लिए हमने क्या किया, 11 जुलाई में, 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस की थी, तो 11 जुलाई को हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाना स्टार्ट किया। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर से बातें समझना। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस, ये रिपोर्ट 11 जुलाई को जारी किया गया। जारी कौन किया? तो यूएन देसा ने इस रिपोर्ट को जारी किया। 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, ये भी अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समझो ये रिपोर्ट कहती क्या है। इस रिपोर्ट का अनुमान ये है, अगर मैं इस पूरे रिपोर्ट की बात करूं तो पहले हम लोग भारत के संदर्भ में कुछ रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम लोग विश्व के संदर्भ में इस रिपोर्ट को यहाँ पर याद करना प्रारंभ करेंगे, ठीक। देखो, रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2060 का जो दशक होने वाला भारत के लिए, यहाँ पर दिया नहीं हुआ, आप लोग नोट कर लेना। 2060 के दशक में, ठीक है, भारत की जनसंख्या सबसे एक्सट्रीम होने वाली है, सबसे चरम होने वाली है, ठीक है। मतलब 2060 तक हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, ये एक सिंपल सी बात है। उसके बाद इस सेंचुरी में, ठीक है, हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 12% की कमी आने वाली है। ये बात बताती है आप लोगों की ये रिपोर्ट। तो दो बातें समझिएगा। प्रश्न क्या पूछ सकता है? प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? भारत की है। पहली बात तो क्लियर रखना, ठीक है। इसमें भारत का योगदान बहुत अच्छा है, मतलब मेहनती है भारतीय भाई, कोई समस्या नहीं है। 2060 तक हमारी जनसंख्या एक्सट्रीम होने वाली है, सबसे चरम पर पहुंचने वाली है, और उसके बाद 12% का डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा। इतनी बातें समझना। अब समझो कि आने वाले 50 या 60 वर्षों में पूरे विश्व में, ठीक है, विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी 50-60 वर्षों तक,
और 2080 के दशक में लगभग 10 बिलियन लोगों का जो आंकड़ा है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। मतलब 2080 के दशक में 10 बिलियन लोगों का आंकड़ा क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। 2024 में भी हमारी जनसंख्या कितनी है, तो 8.2 बिलियन है। 2024 में हमारी कितनी जनसंख्या है, नोट कर लो, 8.2 बिलियन। 2080 तक ये अनुमान है कि हम 10 बिलियन का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर जाए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जनसंख्या कम होना प्रारंभ होगी और इस सदी के अंत तक घट करके 10.2 मिलियन तक पहुंच सकती है। ऐसा अनुमान इस रिपोर्ट के अंतर्गत व्यक्त किया गया है। ठीक है, याद रहेगा इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, तो ये बातें याद करना भी जरूरी है। ठीक है, अब समझो, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस आप लोगों का हो गया। अब हम लोग समझते हैं अपनी अगले रिपोर्ट को। ठीक है, हमारा अगला रिपोर्ट क्या कहता है भाई, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट जारी कौन करता है, संस्थान का नाम बड़ा अजीब सा है। ठीक है, कॉरसेरा संस्थान। ठीक है, कॉरसेरा इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। ठीक है, ये इसका 6वां संस्करण है, 6th एडिशन है इस पूरे रिपोर्ट का। और रिपोर्ट कहती क्या है, इस बात को समझिएगा आप लोग। कहती है कि अगर हम लोग स्किल प्रोफिशिएंसी की बात करें, समग्र कौशल की बात करें, तो स्विट्जरलैंड जो है, ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है स्किल प्रोफिशिएंसी में, समग्र कौशल दक्षता में शीर्ष स्थान पर व्याप्त है। ठीक है, मतलब ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में पहले स्थान पर आप लोगों का कौन सा है, स्विट्जरलैंड यहाँ पर शामिल है। ठीक है, भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो भारत की रैंकिंग अगर हम बात करें, ठीक है, तो पूरे विश्व में तो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, बता रहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, भारत 17वें स्तर पर विद्यमान है। ठीक है, 17th रैंक पर विद्यमान है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगर हम एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो भारत 17वें स्थान पर है, जबकि पूरे विश्व की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो पूरे विश्व की बात करें तो हमारी जो रैंकिंग है वो 87th रैंकिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, क्या कह रहा है कि 87th रैंकिंग हमारी इस समय विद्यमान है पूरे विश्व में। किसमें, तो स्किल दक्षता के संदर्भ में, कौशल दक्षता के संदर्भ में। याद रहेगा, आप 17 वाली रैंकिंग मत याद करना। ठीक है, आपको जो रैंकिंग यहाँ पर याद करनी है वो याद करनी है 87th वाली रैंकिंग। ठीक है, तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, 87वें स्थान पर भारत यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, अब अगर हम भारत के अंतर्गत भी स्टेट के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, स्टेट के अकॉर्डिंग बात करें तो पंजाब पहले नंबर पर है। कंफ्यूजन में रहोगे आप लोग, अगर आपसे पूछ दे ये प्रश्न कि स्टेट स्किल रैंकिंग के संदर्भ में ये जो पूरी रिपोर्ट है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है, क्या कहती है, तो नंबर 1 पर पंजाब है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग केरल टिक करके आएंगे, भाई मैं तो टिक करके आता। ठीक है, केरल नहीं टिक करना है, पंजाब टिक करना है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी को 13वीं स्थान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यूपी को 13वां स्थान दिया गया। बीपीएससी वाले देख लो भाई, बिहार को 16वां स्थान दिया गया। बात क्लियर है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब समझो भाई, अगला टॉपिक देखो क्या कह रहा है। अगला टॉपिक क्या रहा दोस्तों आप लोगों का, कि वैश्विक प्रेषण, मतलब जो रेमिटेंस होता है, ठीक है, ग्लोबल रेमिटेंस होता है, उसके संदर्भ में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम क्या है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट मतलब माइग्रेशन मतलब प्रवासन और विकास, इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है, शीर्षक क्या कह रहा है, रेमिटेंस स्लोड इन 2023, एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर इन 2024। मतलब 2023 में जो पूरे विश्व से प्रेशर प्राप्ति हुई है उसमें कमी दर्ज किया गया है। कमी का कारण क्या है, इससे पहले कोविड था, लॉकडाउन की सिचुएशन थी, इस वजह से 2023 में जो रेमिटेंस की प्राप्ति हुई है उसमें कमी दर्ज की गई है। एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर इन 2024, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2024 में हम बहुत तेजी से इस चीज को रिकवर करने वाले हैं। ये हमारी शीर्षक है इस रिपोर्ट की। रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट। रिपोर्ट जारी किसने किया, वर्ल्ड बैंक समूह ने जारी किया हुआ है। अब इस रिपोर्ट की अगर हम बात यहां पर करें तो रिपोर्ट देखो कहती क्या है। ठीक है, रिपोर्ट कहती है 2023 में, ठीक है, 2023 में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त करता कंट्रीज थे, मतलब टॉप 5 रेसिपिएंट कंट्रीज फॉर रेमिटेंस कौन से थे, तो पहले स्थान पर हमारा प्यारा भारत विद्यमान है। देखो हमारा प्यारा जो भारत है वो हमेशा पहले नंबर पर रहा है रेमिटेंस प्राप्ति में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ठीक है, यहां पर एक हम लोग अगर इसके पैरेलल एक और रिपोर्ट यहां पर देखो जो इस मैगजीन में नहीं दिया गया, उस रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है,
वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, विश्व प्रवासन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को जारी करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन मतलब प्रवासन के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उस संगठन के द्वारा विश्व प्रवासन रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट बताती है, ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट बताती है कि भारत ने जो हमारा लास्ट ईयर था, उस लास्ट ईयर में 111 बिलियन यूएस डॉलर इतना रेमिटेंस हमने प्राप्त किया है, ठीक है, इतना रेमिटेंस हमने प्राप्त किया है। और 100 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने वाला रेमिटेंस प्राप्ति में भारत एकमात्र देश, भारत एकमात्र देश है। ये है भारत की डायस्पोरा की ताकत। जब भारतीय लोग जाकर के एनआरआईज बनकर के विश्व के अन्य देशों में रहते हैं ना, उनकी भूमिका ये कि वो वहां पर पैसा कमाते हैं और उसको अपने भारत में वापस भेजते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जो भी करते हैं वो भारत में पैसा वापस आता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेमिटेंस। तो पूरे विश्व में सबसे अधिक जो रेमिटेंस की प्राप्ति होती है वो भारत को होती है। भारत नंबर 1 पर है, 100 बिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा क्रॉस करने वाला भारत पहला है, ठीक है, 111 बिलियन यूएस डॉलर की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, विश्व प्रवासन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट जारी करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, बात क्लियर है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर और दो बातें और समझना। जो रिपोर्ट हम लोग इस मैगजीन में पढ़ रहे हैं उस रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। तो दो अलग अलग रिपोर्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, ठीक है। मैंने जो अभी आप लोगों को आंकड़ा बताया वो आंकड़ा बताया दूसरे रिपोर्ट का, यहाँ पर जो रिपोर्ट की बात की गई है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। लेकिन वर्ल्ड बैंक भी यही बात कहती है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस भारत को प्राप्त होता है। भारत के बाद कौन सा देश है भाई? भारत के बाद है मैक्सिको, मैक्सिको के बाद है चाइना, चाइना के बाद है फिलीपींस, और फिलीपींस के बाद 5वें स्थान पर हमारा छोटा भाई पाकिस्तान भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। ध्यान रखना, पाकिस्तान को भी रेमिटेंस अच्छी खासी प्राप्त होती है। पूरे विश्व में 5वें स्थान पर हुआ ऐसा देश है, ठीक है। ये बातें हम लोग को यहाँ पर याद करनी। वर्ल्ड बैंक बताता है कि जो प्रेशर भेजने के लिए जो मीडियम का हम लोग यूज करते हैं, जिस भी हम लोग सिस्टम का यूज करते हो, सिस्टम में सबसे महंगा सिस्टम कौन सा है? तो वो है बैंक। अगर आप बैंकों के माध्यम से रेमिटेंस भेज रहे हो तो सबसे अधिक लागत लगती है, करीब 12%, 12% चार्जेस कहीं ना कहीं पर लग जाता है, ठीक है। सबसे सस्ता क्या है? तो मोबाइल ऑपरेटर सबसे सस्ता रहा है, 4.4% का यहाँ पर चार्जेस लगता है। तो ये 2-3 बातें हम लोग को पैरेलली और ध्यान रखनी पड़ेंगी वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के संदर्भ, ठीक है। क्लियर रहेगा ना भाई? ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक, देखो अगला टॉपिक क्या रहा है? विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अगर आप लोग ध्यान दोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट जारी कौन करता है? जारी करता है आपका अंकटाड, ठीक है। अंकटाड एक संगठन है, उस संगठन का नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो यूएन की एक संगठन है अंकटाड, अंकटाड के द्वारा रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या कहती है भाई? ये रिपोर्ट पहली बात तो प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है और ये रिपोर्ट कुछ कुछ बातें बताती है। देखो ये बताती है कि पूरे विश्व में इनफ्लो और आउटफ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो एफडीआई होता है, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, उसका इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है। तो पहले हम लोग भारत के संदर्भ में याद करेंगे, फिर हम लोग विश्व के संदर्भ में उस आंकड़े को एक बार जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। देखो भाई भारत के संदर्भ में आप याद करो यहाँ पर आउटफ्लो का आंकड़ा, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या कह रहा है भाई कि 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा क्या किया है, बहुत आंकड़े को बहुत ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बार आराम से समझाता हूँ चीजों को, यहाँ समझना। देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2023 में भारत में 28 बिलियन यूएस डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह मतलब इनफ्लो हुआ था, भारत में आया था। ध्यान समझना, इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब क्या है? एफडीआई भारत में आया कितना, ठीक है। तो 2023 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 28 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई का इनफ्लो हुआ था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में मतलब 2022 की तुलना में कितना है? 43% कम है। कम है, कम क्यों है? इससे पहले कोविड लग गया होगा, कोविड लगने के बाद एफडीआई बहुत तेज भारत में कम आया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, रिपोर्ट बताती है कि 2023 में भारत में जो एफडीआई आया वो पिछले वर्ष की तुलना में 43%, 43% कम था, ठीक है। कितना आया?
तो 28 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर आप लोगों का आया है। याद रहेगा ना इतनी बातें, ठीक है। अब समझो इस रिपोर्ट के साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंतर प्रवाह की दृष्टि से, इनफ्लो की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पर पूरे विश्व में जिन जिन देशों में एफडीआई आया है, सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ पर आया, तो अमेरिका में, फिर चाइना में, फिर सिंगापुर में। एटलीस्ट ये 3 रैंकिंग ध्यान रखना, ठीक है। 3 नहीं तो कम से कम पहली रैंकिंग ध्यान रखना कि यूएसए में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो रहा। भारत की रैंकिंग क्या रही पूरे विश्व में, भारत की रैंकिंग रही मेरे भैया 15वां स्थान। विश्व में हम 15वें स्थान पर थे एफडीआई इनफ्लो में। ये खराब क्यों है, खराब इस वजह है कि इससे पिछले वर्ष 2022 में हम 8वें स्थान पर, 2022 में हम 8वें स्थान पर थे। 2023 में हमारी रैंकिंग और खराब हुई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारी रैंकिंग खराब होकर कितनी होगी, 15वां स्थान हो गया, ठीक है। तो हम पहले 8th स्थान पर थे, अभी हमारी एफडीआई इनफ्लो में रैंकिंग कितनी है, 15 है, ठीक है। हमने टोटल 43% कम एफडीआई पिछले वर्ष मंगाया है, ठीक है। केवल 28 बिलियन यूएस डॉलर हमारे पास आया है। इतनी बात याद रहेंगी। अब यहाँ पर और समझो, बहिर्प्रवाह का एक आंकड़ा समझो, ठीक है। बहिर्प्रवाह मतलब एक्स फ्लो, भारत से जो आउटफ्लो हुआ है उस आउटफ्लो की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि अगर हम आउटफ्लो की बात करें, ठीक है, ठीक है, एफडीआई आउटफ्लो के संदर्भ में जो भारत की रैंकिंग है वो पूरे विश्व में कितनी है, 20वें स्थान। नंबर 1 पर कौन है, यूएसए। नंबर 1 पर कौन है, यूएसए। तो देखो एक बात बहुत क्लियर हो गया, चाहे एफडीआई इनफ्लो की बात हो, ठीक है, या और आउटफ्लो की बात हो, इन दोनों में ही नंबर 1 पर आपका कौन सा है, अमेरिका देश शामिल, ठीक है। नंबर 1 पर आप लोगों का अमेरिका देश शामिल है। एटलीस्ट ये बात तो हम लोग को याद रही, ठीक है। इसके बाद अगर हम भारत में इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो के संदर्भ में भारत की जो रैंकिंग है वो 15वीं है, ठीक है। और आउटफ्लो के संदर्भ में भारत से बाहर जो एफडीआई गया है उसके संदर्भ में भारत की रैंकिंग कितनी है, 20वीं है, ठीक है। भारत की रैंकिंग है 20वीं, ध्यान रहेगा, ठीक है। इतनी बातें तो आप इस रिपोर्ट से निकाल करके यहाँ पर समझ सकते हो। इसके बाद को समझो भाई, अगर हम पूरे एशिया में बात करें, ठीक है, जो क्या कह रहा है भाई, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि विकासशील एशिया में, विकासशील जो हमारा एशिया है वो पूरे विश्व में एफडीआई प्राप्त करने के अगर हम रीजन के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता क्षेत्र रहा है एशिया, ठीक है। लार्जेस्ट रेसिपिएंट रीजन रहा है, ठीक है, लार्जेस्ट रेसिपिएंट रीजन रहा है। इस पूरे रिपोर्ट को जारी किसने किया था, फिर से समझिएगा, थोड़ा सा मैं समराइज करता हूं आप लोगों को। इस पूरे रिपोर्ट को जारी किया था अंगटार ने। रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की थीम क्या थी, देखो थीम यहाँ पर याद कर लो, थीम है आप लोगों की निवेश सुविधा एवं डिजिटल सरकार, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। ये हमारे इस पूरे रिपोर्ट की थीम। ये रिपोर्ट भारत के संदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। कहता है कि इनफ्लो के संदर्भ में हमारी रैंकिंग 15वीं है, जो कि पिछले वर्ष 8वीं थी, ठीक है। हम 43% कम एफडीआई मंगा करके 15वें स्थान पर आ गए हैं। आउटफ्लो में हमारी रैंकिंग 20वीं है। अगर पूरे विश्व में इनफ्लो और आउटफ्लो की हम बात करें तो नंबर 1 पर कौन सा देश है, अमेरिका देश शामिल, ठीक है, अमेरिका देश शामिल है। इतनी बातें हम लोग को याद रहेंगी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, निवेश सुविधा और डिजिटल गवर्नमेंट, ठीक, डिजिटल सरकार। ये बात भी याद रहेगा। अब यहां पर एक बात और कह रहा है कि अगर हम पूरे विश्व में हम एफडीआई की बात करें, ग्लोबल एफडीआई की बात करें, पूरे विश्व में इनफ्लो आउटफ्लो सब मिलाकर की बात करें तो 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में 2% की कमी दर्ज की गई, ठीक है। ये बात नोट कर लो कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ग्लोबल एफडीआई में 2% की कमी दर्ज की गई है, जिससे वैश्विक प्रत्यक्ष एफडीआई, ठीक है, ग्लोबल एफडीआई जो है वो घट करके 1.3 ट्रिलियन डॉलर रह गया है। आपको ये राशि नहीं याद करनी है, जो ये आपका अमाउंट दिया गया है ये भले मत याद करो, लेकिन इतना याद कर लो कि 2% की कमी, ठीक है। अब 2% भी नहीं याद करोगे तो कम से कम इतना याद कर लो कि ग्लोबल एफडीआई में कमी देखने को मिला है। इतनी बात याद रहेंगी ना, क्लियर हो, चलो। तो आई होप कि ये रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। देखो इस मैगजीन में क्या किया है ना, इस मैगजीन में आंकड़ों को बड़ा अस्त व्यस्त फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, और चार्ट वार्ट तो कुछ बनाया ही नहीं है हिंदी वाली मैगजीन में। तो एटलीस्ट हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो पढ़ करके आप लोग को याद और समझ में दोनों आसानी से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली रिपोर्ट देखो।
अगली रिपोर्ट से फिर आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो पहली रिपोर्ट से, ठीक है। पहली रिपोर्ट हमारी क्या थी, उस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड इकोनॉमिक सोशल प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ठीक है। इसको जारी किया था आपका यूएन देसा ने, ठीक है। अब जो हम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं उस रिपोर्ट का नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस को जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, मतलब 6 मंथली रिपोर्ट है, हर 6 महीने पर ये रिपोर्ट जारी होती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में जो भारत का ग्रोथ रेट है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% अनुमानित किया गया है, ठीक है, 8.2% अनुमानित किया गया, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ आप लोगों का, वर्ल्ड बैंक की हमने एक रिपोर्ट और देखी थी, ठीक है, उस रिपोर्ट से थोड़ा सा मैं तुलना कर लेता हूँ ताकि मैं समझूं कि आप लोगों को जो हमने पढ़ा था वो याद हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो, एक रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट याद है आप लोगों को, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024 क्या कहती है कि 2023-24 में जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 8.2%। इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। यही वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट और जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। तो भाई चूंकि संस्थान सेम है तो आंकड़ा भी सेम होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस में बताया जाता है कि भारत का जो 2023 में ग्रोथ रेट है वो 8.2% अनुमानित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। बातें क्लियर है, याद रहेंगी। 2024, 2025 और 2026 में हमारा कितना है, ये घट करके 6.6%, 6.7% और 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। ये एक बार आप लोग रिपोर्ट पहले यहाँ पर देख लेना, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट ही बनवा देता हूँ, या तो आप लोगों को चार्ट नोट कर लोगे, इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। देखो, इंडिया के संदर्भ में और वर्ल्ड के संदर्भ में, ठीक है। रिपोर्ट कौन सी है, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ठीक है, 2023, 2024, 2025। देखो, इंडिया के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 8.2% का ग्रोथ रहने का हमारा अनुमान लगाया गया, ठीक है। 2024 में बताती है 6.6, 2025 में बताती है 6.7, और अगर हम 2026 में भी चले जाएं तो बताती है 6.8%, ठीक है। छोड़ो, हम 26 नहीं याद करें, क्यों याद करें, अननेसेसरी फैक्ट क्यों याद करें, क्या मतलब है याद करने का, ठीक है। आयोग पैसा तो देगा नहीं, चाहे वर्ल्ड बैंक पैसा तो देगी नहीं याद करने के लिए, तो हम नहीं याद करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2023, 24 और 25 का आंकड़ा। वर्ल्ड के संदर्भ में ये आंकड़ा क्या कहता है, विश्व के संदर्भ में कहता है कि 2023 में जो पूरे विश्व का ग्रोथ रेट है वो 2.6% है। 2024 में ये ग्रोथ रेट आपका है 2.6% फिर से, और 2025 में कितना है, 2.7%, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पर इस रिपोर्ट के संदर्भ में याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो पूरा सारांश दिया हुआ है ना, ये जो पूरे पॉइंट्स दिए गए, इस पूरे पॉइंट का सारांश यही जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे पॉइंट का सारांश आप लोगों को इतना ही याद यहाँ पर करना है। क्लियर हो मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जिग। देखो प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा जिग क्या है, ठीक है। तो जिग का फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे गोल्ड क्या है भाई, तो जिम्बाब्वे की एक नई करेंसी है जो कि पुरानी करेंसी को पुनः स्थापित करके लेकर के आई गई है। ये करेंसी स्वर्ण समर्थित है, गोल्ड बैक्ड। देखो जिम्बाब्वे में क्या है ना, यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से वहाँ की जो इकोनॉमी है खराब चल रही है, बहुत खराब चल रही है, मतलब वहाँ की करेंसी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इतनी वैल्यू नहीं कि वहाँ के लोग खुद जिम्बाब्वे की करेंसी पर बिलीव नहीं करते हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, जिम्बाब्वे के लोग खुद ही जिम्बाब्वे की स्थानीय मुद्रा पर भरोसा न होने के कारण देश की लगभग 80% आबादी अमेरिकी डॉलर में लेन देन करती है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे की हालत बहुत खराब है, इसीलिए जिम्बाब्वे ने अपनी एक नई करेंसी बनाया, पुरानी करेंसी को हटा करके, ठीक है। हमारे यहाँ पर नोटबंदी से नोटबंदी नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी नोटबंदी हुई थी, लोगों की हाय तबाह मच गया, तो वहाँ पर सोचो क्या है, करेंसी चेंज कर दिया गया, ठीक है। जिम्बाब्वे गोल्ड लेकर के आया गया जो कि थोड़ा समर्थित मुद्रा है। पुरानी करेंसी को चेंज करने के लिए 21 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है, आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 21 दिन की अवधि निर्धारित यहाँ पर की गई। बस इतना ही पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, इसके अलावा कोई पॉइंट इस पूरे टॉपिक से पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला पॉइंट और ये रिपोर्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट क्या कह रहा है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024। ध्यान रखना, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें बताती है, बहुत सारे में भारत का रैंकिंग बताती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, याद करिएगा आप लोग, ठीक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जारी कौन करता है, जारी करता है एक एनर्जी थिंक टैंक कंपनी, उसका नाम है एम्बर, ठीक है। एनर्जी थिंक टैंक कंपनी है, उसका नाम है
एम्बर, तो एम्बर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। इस रिपोर्ट में अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, ठीक है, तो ये रिपोर्ट पूरे विश्व में, ठीक है, जो ग्लोबल पावर लैंडस्केप है, किस प्रकार से विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है, विद्युत का डिमांड किस सेक्टर से पूरा हो रहा है, सोलर सेक्टर से, विंड सेक्टर से, कोयला सेक्टर से, कहाँ से पूरा हो रहा है, इसका एक आकलन करती है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। जारी कौन करता है? एम्बर जारी करती है, ठीक है, एम्बर एक संस्थान। अब देखो ये रिपोर्ट क्या बताती है? बताती है कि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में, नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में पूरे विश्व में जहां पर 2000 में, वर्ष 2000 में 19% डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जा रहा था, वहीं पर 2023 में टोटल एनर्जी की डिमांड जो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया गया है वो है 30%, ठीक है, 30%। तो पहली बात तो आप लोग इस चार्ट को याद कर लो कि 2023 में पूरे विश्व की विद्युत आवश्यकता का 30% पूर्ति हम नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से कर रहे हैं। ये बातें इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताई गई है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कहाँ बताया गया, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2023 में वैश्विक विद्युत उत्पादन का 30% उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का रहा, ठीक है, क्लियर हो। अब देखो भाई कुछ पॉइंट यहाँ पर जो हम लोग को यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। अगर हम पूरे विश्व में, ठीक है, अगर हम पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक विद्युत उपभोग की बात करें, पर कैपिटा मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन की बात करें, तो नंबर 1 पर यहाँ पर आपका कनाडा शामिल है, ठीक है, नंबर 1 पर कनाडा शामिल है। भारत की रैंकिंग यहाँ पर 10वें स्थान, ठीक है, इतना याद कर लो कि भारत की रैंकिंग कौन सी है? 10वें स्थान पर, ठीक है। इसके बाद देखो भाई यहाँ पर कुछ रिपोर्ट और बताती है कि अगर हम सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन की बात करें तो सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आपका चाइना है, दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका है और तीसरे स्थान पर आपका भारत है, जो कि जापान को पीछे छोड़ करके हम लोग आए हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना यहाँ पर कि हमने जापान को पीछे छोड़ करके सोलर ऊर्जा के उत्पादन में थर्ड रैंकिंग यहाँ पर हासिल की है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछ सकता है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सी स्थान है, ठीक है। तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, पहला चौथा स्थान था, अभी हमने जापान को पीछे छोड़ करके यहाँ पर तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत और चौथे पर जापान यहाँ पर आप लोगों का है, ठीक है। अब देखो भाई अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर हम यहीं पर पवन ऊर्जा की बात भी कर लें तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है, पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 पर आप लोगों का चाइना है, फिर आप लोगों का अमेरिका है, ठीक है, जर्मनी है, ब्राजील है और चौथे स्थान पर हमारा भारत है। चौथे स्थान पर हमारा क्या है? ठीक है, तो देखो दो चीजें याद रखने का तरीका, अगर कोई सोलर एनर्जी का आंकड़ा पूछे, मानो आयोग प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में भारत की रैंकिंग क्या है, तो ऐसा सोचना कि पहले हमारी रैंकिंग चौथी थी, अब हम चौथा से इंप्रूव करके थर्ड स्थान पर आ गए, तो सोलर एनर्जी में हम थर्ड स्थान पर है। क्यों भाई? भारत में कितनी सरकार प्रयास कर रही है, ठीक है, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। फिर पूछे विंड एनर्जी की प्रोडक्शन में कौन सी है, तो देखो विंड एनर्जी की प्रोडक्शन में भी हम चौथे स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत डेवलपमेंट हुआ नहीं, तो हम चौथे स्थान पर ही क्या है, सॉरी 5वें स्थान पर यहाँ पर हम लोग बने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, विंड एनर्जी की प्रोडक्शन में हमारी जो रैंकिंग है वो 5वें स्थान पर हम लोग बने हैं, ठीक है। पहले पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर ब्राजील और 5वें पर आप लोगों का भारत शामिल है। क्लियर है? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सोलर एनर्जी में भारत की रैंकिंग थर्ड है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी रैंकिंग 5वीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम कोयले से उत्पादित विद्युत की बात करें, ठीक है, तो कोयले से उत्पादित विद्युत के क्षेत्र में नंबर 1 पर आप लोगों का चाइना है, नंबर 2 पर आप लोगों का भारत है, ठीक है, नंबर 2 पर आप लोगों का भारत है, ठीक है। तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में हमारी रैंकिंग क्या है? सेकंड है। ये आप लोग याद कर लेना, 3-4 आंकड़े मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इससे पहले आयोग में मिनरल डाटा पे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये मिनरल कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, कोयला कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पर आपका जिप्सम पाया जाता है, कहाँ पर आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। संभव है कि अब जो नए रिसोर्सेस हैं जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन पर प्रश्न पूछ दे, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के संदर्भ में हमारी रैंकिंग थर्ड है, विंड एनर्जी के संदर्भ में हमारी रैंकिंग 5वीं है, कोयले से उत्पादित ऊर्जा के संदर्भ में हमारी रैंकिंग दूसरी है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। हमने ये भी देखा कि अगर हम प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो हमारी रैंकिंग कौन सी है? 10वीं। हमारी रैंकिंग यहाँ पर कौन सी है? 10वीं। अब इस रिपोर्ट में कुछ बातें और बताया गया है। क्या बातें भाई? देखो ध्यान समझना आप लोग। कहता है ये रिपोर्ट कि अगर हम
ठीक है, भारत विद्युत उत्पादन से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है उसमें चाइना और यूएसए के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसमें नंबर 1 पर आप लोगों का कौन देश है? चाइना है, नंबर 2 पर आप लोगों का अमेरिका है और नंबर 3 पर हमारा इंडिया है। ये भी एक आंकड़ा ध्यान को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक आंकड़ा हम लोग को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, बातें क्लियर हो भाई? अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट और समझो, 3 रिपोर्ट हम लोग और पढ़ेंगे ताकि ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाए। ठीक है, अगला टॉपिक कहता है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ, रिपोर्ट का नाम क्या है भाई? वुमेन बिजनेस एंड लॉ, ये रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत 2 इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, WBL वुमेन बिजनेस लॉ 1.0 और वुमेन बिजनेस लॉ 2.0। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस अभी हम देखेंगे। पहले समझो रिपोर्ट जारी कौन किया, तो इस रिपोर्ट को जारी किया किसने? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, उसका नाम है वुमेन बिजनेस एंड लॉ। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि WBL, तो स्टार्टिंग में WB आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये इसका 10वां संस्करण है, 10वां एडिशन है इस रिपोर्ट का। और ये रिपोर्ट कहती क्या है? कहती है कि अर्थव्यवस्थाओं में जितने भी पूरे देश हैं विश्व भर में, उनमें महिलाओं के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को प्रभावित करने वाले कानूनों का एक मापन करती है, एक उसका यहाँ पर रिव्यू करती है कि देखो पूरे हर देश में जो महिलाओं को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो कानून किस प्रकार से हैं उसका एक आकलन करती है। ठीक है, वुमेन महिला, बिजनेस मतलब व्यापार, लॉ मतलब कानून, तो इन तीनों का आकलन यहाँ पर कंबाइंड तौर पर किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो दो डाटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, WBL 1.0, WBL 2.0, इन दोनों में बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हम फैक्टर्स ले रहे हैं काउंट करने के लिए, उनकी संख्या और उनके काउंटिंग अलग अलग है। ठीक है, WBL 1.0 में हमने क्या किया, 8 इंडेक्स यहाँ पर लिए। कौन सा 8 इंडेक्स है भाई? 8 संकेतक कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो गतिशीलता मतलब मोबिलिटी, कार्यस्थल वर्क प्लेस कैसा है, वेतन कैसा है, मैरिज मतलब शादी का क्या सीन है उस पूरे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, पेरेंटहुड पितृत्व कैसा वहां पर है, इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता कैसी है, संपत्ति एसेट्स, पेंशन। ठीक है, इन 8 फैक्टर के आधारित हमने WBL 1.0 ये आंकड़ा जारी किया। और इसमें 2 आप पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर दो। कौन से 2 पॉइंट? तो एक सुरक्षा और एक बच्चों की देखभाल, चाइल्ड केयर। ठीक है, इन दो को जोड़ देंगे हम लोग तो टोटल 10 इंडिकेटर बनेंगे। तो WBL 2.0 में ये 10 इंडिकेटर यहाँ पर शामिल किए। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा वाला आपका WBL 2.0 क्योंकि इसमें 10 इंडिकेटर है, तो इसमें जो भारत की रैंकिंग वो कितनी है? 60वीं रैंकिंग यहाँ पर है। ठीक है, भारत की रैंकिंग यहाँ पर कितनी है? 60वीं। वहीं 1.0 में जो हमारी टोटल समग्र स्कोर है वो 74.4 है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, 74.4 है। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पर बेल्जियम और सबसे नीचे यहाँ पर वेस्ट बैंक एवं गाजा है। ये 2 पॉइंट अगर आप चाहो तो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बस आप ना भी पढ़ो तो आप बस यहाँ पर ये याद रखना कि WBL ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 10वां एडिशन अभी जारी किया है। 2 यहाँ पर पॉइंट जारी किए गए, 1.0 और 2.0। 1.0 में 8 इंडिकेटर थे और 2.0 में टोटल 10 इंडिकेटर शामिल थे। ठीक है, 1.0 में भारत का जो टोटल स्कोर था, रैंकिंग नहीं, भारत का टोटल स्कोर था, वो स्कोर था यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 60 स्कोर था। जबकि 2.0 में, सॉरी सॉरी 2.0 में भारत का जो स्कोर था वो 60 था। जबकि 1.0 में, ठीक है, ये आंकड़े ना, मतलब ये आंकड़ा पढ़ पढ़ करके दिमाग आपका तो खराब हो ही रहा है, सोचो मेरा कैसे खराब हो रहा होगा। मुझे यही आंकड़े समझाना है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आंकड़े में आपको समझा पाऊँ। ठीक है, बट आई नो कि थोड़ा सा टफ टास्क है, बट फिर भी एक बार ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो 1.0 में ये जो पूरा आपका भारत का यहाँ पर स्कोर है वो 74.4 है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर हम लोग को याद रखनी है। जो भारत का समग्र स्कोर है वो दक्षिण एशिया के औसत स्कोर से अधिक है, मतलब हम साउथ एशिया में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये बात ध्यान हम लोग को रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आपका ये भी एक रिपोर्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला देखो, अगला रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पर भारत की भागीदारी अच्छी खासी है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है मेरे भाई, ठीक है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड। ठीक है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि वैश्विक भलाई हेतु एक गठबंधन।
कैसी वैश्विक भलाई? तो जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी, जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी मतलब लैंगिक समानता एवं बराबरी के लिए एक वैश्विक गठबंधन है। किसके द्वारा किया गया? इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई थी, उसी बैठक में इसको हमने किया था, इसको हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये एक कॉम्बिनेशन है किसका किसका? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि इस पूरे अलायंस का नेटवर्क पार्टनर है। ध्यान रखिए आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नेटवर्क पार्टनर है। जबकि वहीं पर जो इसका इंस्टीट्यूशनल पार्टनर, जो संस्थापक पार्टनर है, उसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया। मतलब यहाँ पर भारत की भूमिका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया, ये जो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्वेलिटी एंड इक्विटी, इसकी स्थापना भारत और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर के की है। ठीक है, क्यों की है भाई, ध्यान समझिएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 में महिलाओं के नेतृत्व में विकास का आकलन करने के लिए या फिर उसके प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध करने के उद्देश्य से इसकी बात किया था, और इसी बात की पूर्ति के लिए अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्वेलिटी एंड इक्विटी की स्थापना किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो लोगो है, इस लोगो का उद्घाटन अभी रिसेंट में किसके द्वारा किया गया? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर गुड, ठीक है, जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी, इसका जो लोगो बनाया गया वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया। ठीक है, ई, ये जो ई क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ई आपका समता मतलब इक्वेलिटी और इक्विटी और इक्वेलिटी इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। मैं फिर समझा दूं, देखो भाई मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया। एक नया अलायंस बनाया गया, एक नया संगठन बनाया गया, उस संगठन का नाम क्या है? गठबंधन। एक तरीके से गठबंधन का नाम है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत की भूमिका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर एक नेटवर्क पार्टनर है, भारत का इन्वेस्ट इंडिया यहाँ पर क्या है? इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। इसकी थीम क्या है? थीम ध्यान रखिए आप लोग, इसकी थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट मतलब विश्वास को फिर से कायम करना। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के सम्मेलन में महिलाओं के द्वारा होने वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त किया था, उसी के माध्यम से, उसी के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। इसका जो लोगो है, उस लोगो को जारी किया किसने? स्मृति जुबिन ईरानी जी के द्वारा। ठीक है, लोगो का जो साइन है वो इस प्रकार का ई है। ये ई आपका समता और समानता, ठीक है, इक्विटी और इक्वेलिटी, इसको रिप्रेजेंट करता है। ये बातें ध्यान रखें। क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखो, ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट में आप कुछ बातें और समझो। ये जो अलायंस है, सॉरी, ये अलायंस बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा समर्थित है। ठीक है, इनके द्वारा समर्थित है, एक बात ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। प्लस इसके साथ साथ इसका पूरा संचालन जो किया जाएगा वो CIII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नाम ध्यान आ रहा है? CIII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों का जो परिसंघ है उसका एक पार्ट है, उसका नाम है सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप। वहीं पर इसका आयोजन और संचालन किया जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ये दिया गया है। ठीक है, अब अगला देखो भाई, अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या कह रहा है? ग्लोबल जोखिम रिपोर्ट, मतलब ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी किया, उसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये उसका 19वां संस्करण था। इस रिपोर्ट को उसने ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप और मार्श मैकलेनन के सहयोग से जारी किया है। आप चाहो तो ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप और मार्श मैकलेनन को भूल जाओ, मतलब कि भाड़ में जाओ, तुमको नहीं याद करना। हमको याद क्या करना है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अभी हाल ही में इसका 19वां संस्करण यहाँ पर जारी किया गया। ठीक है, अब ये रिपोर्ट कहती क्या है? देखो, रिस्क की बात करती है। ठीक है, चुनौती मतलब रिस्क मतलब जो रिस्क मतलब क्या भाई? बहुत रिस्की काम है ये। ठीक है, उस रिस्क की बात करती है, जोखिम की बात करती है। किस प्रकार के जोखिम की, ध्यान समझिएगा। कहती है कि भाई पूरे विश्व में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, और इन सब वैश्विक जोखिमों के मध्य, ठीक है, मानव के समक्ष बहुत सारे खतरे आने वाले हैं। तो उसी खतरे का आकलन करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया। अब ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहती क्या है? कहती है कि भाई ध्यान दीजिएगा, आने वाले 2 वर्षों में विभिन्न बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि
भारत, अमेरिका, यूके, मैक्सिको, इंडोनेशिया। नाम मत याद करना, भूल जाओ, ठीक है। मैं बस समझा रहा था। देखो, अगले 2 वर्षों में लगभग पूरे विश्व में 3 बिलियन लोग चुनाव में शामिल होंगे। किसमें शामिल होंगे? मतदान में शामिल होंगे। तो उससे हमको क्या मतलब? हमको मतलब ये है कि ये रिपोर्ट बताती है कि आने वाले 2 वर्षों में जो सबसे ज्यादा जोखिम है पूरे विश्व में, जोखिम क्या है? गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन और दुष्प्रचार, ठीक है। जो बैड एडवर्टीजमेंट है या फिर जो गलत एडवर्टीजमेंट है वो, और गलत सूचना, ये सबसे बड़ा जोखिम है पूरे विश्व के सामने। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों में नई गवर्नमेंट बनने वाली है। अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। हर जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी। भारत में तो हमेशा ही होता रहता है। तो ऐसे देशों में बहुत बड़े लोगों का एक वर्ग है जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर उन तक गलत सूचना पहुंचेगी, अगर उन तक दुष्प्रचार पहुंचेगा, तो संभव है कि वो एक गलत सरकार को स्थापित करेंगे, या फिर जो स्थापित सरकार है उसकी वैधता को चुनौती देंगे, ठीक है। इसलिए ये रिपोर्ट बताती है कि आने वाले 2 वर्षों में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो गलत सूचना और, ठीक है, दुष्प्रचार है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, गलत सूचना और दुष्प्रचार है, ये बात ये रिपोर्ट बताती है, ठीक है। और क्या रिपोर्ट कहती है? रिपोर्ट कहती है कि अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, ठीक है, तो आने वाले 10 वर्षों में, आने वाले 10 वर्षों में, अभी हमने 2 वर्ष का देख लिया कि 2 वर्ष में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? गलत सूचना और दुष्प्रचार। आने वाले 10 वर्षों में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? मौसम में चरम परिवर्तन, ग्लोबल चेंजिंग, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, या फिर ग्लोबल में जो बहुत तेजी से मौसम चेंज हो रहा है वो है। तो 10 वर्षों में सबसे बड़ा जो समस्या है वो है मौसम में चरम परिवर्तन। 2 वर्षों में जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जोखिम है वो है कि गलत सूचना और दुष्प्रचार, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, ठीक है। बातें क्लियर हो गया? अब देखो भाई, ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो था आज का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अरे भागना मत, ठीक है। ये क्लास खत्म हुई, सर भाग चल। अभी हम लोग करेंगे रिवीजन। अब पूरे टॉपिक्स का जितना अभी तक हमने पढ़ा, उसके एक बहुत समराइज वे में रिवीजन करेंगे, ताकि जिस दिमाग में बैठ जाए। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जितने भी लोग ये आईएसटी की पूरी क्लास कर रहे हो, देखो मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, आप लोग इस क्लास के साथ साथ एक करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। हम लोग के द्वारा कराई जा रही है। 2 करंट अफेयर्स के पेपर हैं जो कि अगस्त 2024 तक के हैं, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो करीब 300 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का शामिल किया गया, ठीक है। 300 क्वेश्चन आप लोगों का इन 2 पेपर में शामिल हो गया है। इसके अलावा इस आई दृष्टि मैगजीन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मैगजीन पर बेस्ड 500 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। बाइलिंगुअल होगा दोनों कंटेंट, तो निश्चिंत रहना। प्लस इसके अलावा एक करंट अफेयर्स का टेस्ट स्पेशल फॉर्मेट में और बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों काम करीब कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोगों के 800 से 900 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बनते हैं। लगभग 1000 क्वेश्चन है, आप लोग उसको मान लो, ठीक है। तो ये 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ पर करने को मिलेगा, ठीक है। इसकी फीस बहुत नॉमिनल हमने रखी हुई है, 99 रुपीज रखी है। फीस रखने का कारण ये है कि एटलीस्ट आप लोग कुछ तो पे करो, ठीक है। कुछ तो आप लोग इस पूरी फ्री सीरीज में योगदान करो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग आते हैं अपने इस पूरे टॉपिक के रिविजन पर। देखो भाई, हमने क्या देखा? मैं समझता हूँ कि आज हमने जो देखा टॉपिक्स बहुत टफ और बहुत ही बोरिंग टॉपिक्स था, बट थोड़ा समराइज फॉर्मेट में रिवाइज करें तो याद होनी चाहिए। पहला क्या है कि हमने एक रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यूएन देशा ने जारी किया था। रिपोर्ट कहती क्या है? कहते हैं कि विश्व के संदर्भ में 2022 में जो ग्रोथ रेट था वो 3.1% था। 2023 में 2.7% हो जाएगा, और 2024 2025 तीनों में बराबर रहेगा। भारत के संदर्भ में यही आंकड़ा कहता है कि 7.7% 2022 में था, 2023 में 0.2% बढ़ा, अर्थात 7.9% यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद फिर हम 6.9% और 6.6% के माध्यम से डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। ये रिपोर्ट है यूएन देशा की। अगली रिपोर्ट है इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार से चेंज हो रही है, ठीक है। बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के सामने क्या व्यापार के अवसर है, ये बताती है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की 2023 में जो ग्रोथ रेट है वो करीब 8.2% रहने का अनुमान किया गया। हमने आगे भी देखा कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में भारत की 2023 में ग्रोथ रेट को 8.2% बताया गया, ठीक है। तो इतना याद रहेगा। अगला है वर्ल्ड बैंक का एक पहल है या फिर एक रिपोर्ट है, ठीक है। 3 रिपोर्ट जारी किया जाएगा 2024, 2025 और 2026 में।
2024 में पहली फ्लेक्सी रिपोर्ट आने वाली है। इस रिपोर्ट का नाम है बी रेडी, मतलब बिजनेस रेडी रिपोर्ट। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। 10 विषय 10 टॉपिक यहाँ पर शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत किसी भी, जैसे इससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट था, उसी को हटा करके हमने ये बी रेडी रिपोर्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, बातें बहुत क्लियर है। अब देखो, हमने देखा कि ब्रिक्स में 5 नए सदस्य जोड़े गए थे। ठीक है, हमने याद कर लिया था वो 5 नए कंट्रीज कौन थे, उसको साइड करो। ब्रिक्स के द्वारा एक संगठन की स्थापना किया गया था, उसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना किया गया था संघाई चाइना में। ठीक है, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था होमवर्क के तौर पर। ठीक है, संघाई चाइना में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, वहां पर उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और इसमें 5 जो मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर जो थे, वो तो ब्रिक्स थे, BRICS। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनके अलावा अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो UAE, बांग्लादेश, मिस्र और आपका सबसे लेटेस्ट में कौन सा बना है? अल्जीरिया। अल्जीरिया को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो टोटल 9 देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। ये जो शामिल किया गया, ये इसकी 9वीं वार्षिक बैठक थी। ये बैठक हुई कहाँ पर थी? तो आप देख सकते हो केप टाउन, साउथ अफ्रीका में इसकी बैठक हुई थी और वहीं पर अल्जीरिया को हमने शामिल किया। ठीक है, इतनी बात याद रहेंगी। अब आगे देखो, अगला है बिम्स्टेक बिजनेस समिट। पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कब हो रहा है? 2024 में हुआ। ठीक है, ये कराया किसने? तो विदेश मंत्रालय और CII। ठीक है, जो भारतीय उद्योग संघ है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। इसी CII का नाम आप लोग आगे भी देखते हो वुमेन्स वाले में, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर। ठीक है, आप लोग पूछ रहे होगे नहीं तो आपने यहाँ पर देखा ना, क्या देखा आपने यहाँ पर? ये देखो कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा समर्थित है और CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप के द्वारा क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा। किस चीज का? तो ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड। ठीक है, जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी, ये जो अलायंस बनाया गया है, इसका आयोजन CII के सेंटर में किया जाएगा। ठीक है, यही CII आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हो। ये क्या था? ये था आप लोगों का पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा किया गया है। बिम्स्टेक क्या है? तो बिम्स्टेक को 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसमें जो कंट्रीज हैं, हमने कंट्रीज का नाम भी बहुत अच्छे से याद किया था। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, 2 कंट्रीज बचे आप लोगों के, भूटान और नेपाल। ठीक है, याद कर लेना। अब देखो, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक, ADB। तो ADB, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट को जारी किसने किया? ADB बैंक के द्वारा जारी किया गया। थीम क्या है? शीर्षक क्या है? स्टेडी ग्रोथ स्लोइंग इन्फ्लेशन। स्टेडी ग्रोथ स्लोइंग इन्फ्लेशन, ये कुछ कुछ आंकड़ा देती है पूरे एशिया के संदर्भ में। नहीं याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ये देख लो कि 2023 में ये कितना बताती है ग्रोथ रेट हमारा? 8.2%। याद है आप लोगों का? वर्ल्ड बैंक भी इतना ही बता रही थी। वर्ल्ड बैंक भी इतना ही बता रही थी इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में 8.2% बता रही थी। ये देखो आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी 2023 में 8.2% बता रही है। क्लियर है ना? याद रहेगा चीजें। ये एक काम और सिमिलर करती है, सिंपल करती क्या है कि 2024 बताती है कि हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 7% रहेगी और 2025 में हमारी ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी रहेगी? 7.2% रहेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा आंकड़ा यहाँ पर ही दे देती है। इसके बाद देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करूं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट जारी किया IMF ने। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है IMF। ग्लोबल एक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट था, मैं दिखा देता हूँ कौन सा रिपोर्ट, जो हमने सबसे लास्ट में देखा था, वर्ल्ड बैंक वाला रिपोर्ट। ठीक है, उसका नाम क्या था? एक मिनट। ठीक है, वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस को जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को IMF जारी कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो थीम है, थीम क्या है? थीम है द ग्लोबल इकोनॉमिक इन अ स्टिकी स्पॉट। ठीक है, स्टिकी स्पॉट है। ठीक है, यहाँ पर भी भारत के संदर्भ में कुछ कुछ आंकड़ा दिया गया है। आप अब ये आंकड़ा चाहो तो न भी याद करो, लेकिन याद कर सकते हो। इसी तरीका क्या है कि 2023 में अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, 2023 में भारत का ग्रोथ रेट ये कितना बता रही है? 8.2%। तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF, इन तीनों ने 2023 में जो ग्रोथ रेट भारत का रहा है वो 8.2% का अनुमान व्यक्त किया। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार समराइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, 8.2% एटलीस्ट 2023 में इन तीनों ने बताया हुआ है। एक तो पहले ये आंकड़ा याद कर लो दिमाग में। ठीक है, अब देखो उसके बाद
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट यूएन देश जारी करती है। इस रिपोर्ट में बताती है कि आने वाले 50-60 सालों में पूरी विश्व की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी। 2080 के मध्य तक हम लोग 10.3 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 10.3 बिलियन तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, इसमें डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा और सदी के अंत तक हम 10.2 बिलियन पर आकर के रुकेंगे। पूरे विश्व का आंकड़ा बता रहा हूं। अभी 2024 में पूरे विश्व का जनसंख्या कितनी है, 8.2 बिलियन है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट कहती है कि हम 2060 के दशक तक लगभग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमारे यहाँ क्या होगा, सदी के अंत तक 12% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। 12% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट कौन जारी करता है, कोर्सेरा इंस्टीट्यूट जारी करती है। छठा संस्करण अभी जारी किया। इसने क्या बताया स्किल रिपोर्ट में कि स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग 87 है। ठीक है, भारत के अंतर्गत पंजाब नंबर 1 पर है, यूपी की रैंकिंग 13 नंबर पर है। इतना ही आंकड़ा याद करना है। पढ़ने को तो हमने बहुत डिटेल में चीजें पढ़ी, लेकिन याद हम बहुत सिंपल पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, ग्लोबल रेमिटेंस के संदर्भ में अगर आप यहाँ पर देखो तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40। रिपोर्ट की थीम क्या है, रेमिटेंस स्लोड इन 2023, एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर इन 2024। ठीक है, ये रिपोर्ट कहती क्या है, ये रिपोर्ट बताती है कि पूरा जो भारत है पूरे विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्तकर्ता में शामिल है। 5 देशों का नाम यहाँ पर दिया गया है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, भारत, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान। इसी के संदर्भ में एक रिपोर्ट और है, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट जारी कौन करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, ये रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 111 बिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा यहाँ पे क्रॉस कर दिया है और 100 बिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा क्रॉस करने वाला भारत ऐसा पहला देश बना है रेमिटेंस में, रेमिटेंस प्राप्तकर्ता में। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, सॉरी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, इसको जारी करता है अंकटाड। ठीक है, प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जारी की जाती है। अंकटाड इस रिपोर्ट में बताता है कि अगर हम एफडीआई इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करें तो नंबर 1 पर आपका अमेरिका है। इनफ्लो की बात करें तो भारत विश्व में 15वें स्थान पर है। हमारी रैंकिंग खराब हुई है क्योंकि 43% इनफ्लो हमारे यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, आउटफ्लो में हमारी रैंकिंग कितनी है, 20वीं रैंकिंग यहाँ पर है। ठीक है, ग्लोबल एफडीआई में 2% का कमी देखने को मिला है। एक पॉइंट आप लोग ये भी याद यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बस ये रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो गई आप लोगों की। अब देखो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस वर्ल्ड बैंक जारी करती है। बताती है कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो 8.2% यहाँ पर अनुमान किया गया है। ठीक है, अब देख लो ये रिपोर्ट क्या बताती है, 8.2% है। ठीक है, 2024 में 6.6% रहेगी, 2025 में 6.7% रहेगा। ठीक है, विश्व का देख लो तो विश्व को बताती है 2.6% 2023 में था, 2024 में 2.6% रहने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है और 2025 में 2.7% रहने का है। ठीक है, चार्ट बना लो, एटलीस्ट इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को मार्क करा रहा हूँ इसको। ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड जिग क्या है, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया इसको। ठीक है, गोल्ड आधारित एक जिम्बाब्वे की नई करेंसी है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, इसको एम्बर संस्थान, एक थिंक टैंक जो क्या होता है, जैसे नीति आयोग भारत में क्या है, एक थिंक टैंक है। ठीक है, जो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू इस रिपोर्ट को जारी करता है कौन, एम्बर। एम्बर ने बताया क्या कि पूरे विश्व में वर्ष 2000 में हम रिन्यूएबल एनर्जी से 19% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी 2023 में हम 30% प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखो। प्लस प्रति व्यक्ति अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो कनाडा नंबर 1 पर है, भारत 10वें नंबर पर है। ठीक है, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में भारत 3रे नंबर पर है, चाइना, यूएसए, भारत, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी के संदर्भ में भारत 5वें स्थान पर है, चाइना, यूएसए, जर्मनी, ब्राजील और भारत। कोयले से इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में हम 2रे स्थान पर है, चाइना के बाद हम 2रे स्थान पर है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की बात करें तो चाइना के बाद अमेरिका है और अमेरिका के बाद भारत है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में विद्युत क्षेत्र में भारत 3रे स्थान पर विद्यमान है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, वैश्विक स्तर पर 3रा सबसे बड़ा विद्युत उत्सर्जक क्षेत्र भारत बना है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट कर लेना। ठीक है, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ WBL वर्ल्ड बैंक जारी करता है, 10वां संस्करण है। 2 इंडेक्स जारी किया, WBL 1.0, WBL 2.0। 1.0 में 8 इंडिकेटर थे, 2.0 में 10 इंडिकेटर हैं। ठीक है, भारत की रैंकिंग अगर आप देखोगे तो 1.0 में अच्छी है, 74.4 टोटल स्कोर प्राप्त हुआ है।
2.0 हमारी रैंकिंग जो है वो 60, स्कोर जो है हमारी टोटल 60 ही है, ठीक है। तो ये एक बस आंकड़ा आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वेलिटी एंड इक्विटी थीम थी रिबिल्डिंग ट्रस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो लोगो है उस लोगो को जारी किया किसने, स्मृति जुबिन ईरानी जी के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। जो ई है लोगो में वो इक्विटी और इक्वेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है आप लोगों का है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया 19वां संस्करण था, ठीक है। और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि आने वाले 2 वर्षों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे बड़ा जो जोखिम है वो गलत सूचना और दुष्प्रचार है। और आने वाले 10 वर्षों में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है मौसम में चरम परिवर्तन, ठीक है, मौसम में चरम परिवर्तन। तो ये क्लास आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ कि टॉपिक थोड़ा सा टफ टॉपिक है, याद करना समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोशिश करिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बताइए क्लास कैसी लग रही है, क्लास में क्या इंप्रूवमेंट और किया सकता है। और ये जो हमारा एमसीक्यू का जो हमारा एक बैच है, जो हमारी सीरीज है, आप लोग इसे जरूर जुड़िए, बहुत हेल्प करेगा। 99 रुपये क्या होता है भाई, ठीक है, 99 रुपीज़ में हम आपको दे रहे हैं, ठीक, आप इसको ज्वाइन करो, ठीक है। यहाँ पर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स कंप्लीट तैयार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।